हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडी, डीबी और यांत्रिक के रिगार्डिंग साइंस के प्रैक्टिस सेट नंबर 17 को। इससे पहले साइंस के 16 और भी प्रैक्टिस सेट्स को दिया गया है, तो जिन लोगों ने उन प्रैक्टिस सेट्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर आप सभी प्रैक्टिस सेट्स को देख सकते हैं। इससे प्रीवियस बैचेज के जितने सारे आपके साइंस के प्रैक्टिस सेट्स हैं और कहे तो आपके अदर सब्जेक्ट के जितने सारे वीडियोज़ हैं उन सभी को देखना आपके लिए कंपलसरी है, क्योंकि वो सभी आपकी जनरेशन में डेफिनेट तौर पर आपको हेल्प करेंगे। तो आप जाइए सभी प्रीवियस वीडियोज़ के सभी प्रैक्टिस सेट्स को देखिए, सभी वीडियोज़ को देखिए और इस बैचेस के यानी 0 to 2022 बैचेस के भी सारे वीडियोज़ को देखिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर्स की ओर और आपको बता दें कि इन सभी वीडियोज़ के पीडीएफ के रिगार्डिंग साइंस के प्रैक्टिस सेट्स के पीडीएफ के रिगार्डिंग और आपके अदर सब्जेक्ट हैं उन सभी वीडियोज़ के पीडीएफ के रिगार्डिंग, प्रीवियस बैचेस के पीडीएफ के रिगार्डिंग और आपके लास्ट टाइम में इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट फार्मूलाज के आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस के पीडीएफ के रिगार्डिंग हमने आपके लिए 89 यूपीएससी का पीडीएफ बैच प्लान किया है। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक इस बैचेस को नहीं लिए हैं तो जाकर इसमें जल्दी से आप इनरोल हो जाइए। कैसे क्या करना है, आपको सिंपली जिस चैनल पे अभी आप वीडियोस को देख रहे हैं उस चैनल को ओपन करना है और ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में ही एक आपको वीडियोस दिख जाएगा। आप उस वीडियोस पे क्लिक करके इस बैचेस के बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ भी सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने इस वीडियोस की ओर। आपका इस वीडियोस का पहला क्वेश्चन आप ये देख सकते हैं, यहाँ लिखा जा रहा है कि द स्पोक्स यूज्ड इन द व्हील ऑफ बाइसाइकिल इज, ठीक है। कहा जा रहा है कि द स्पोक्स यूज्ड इन द व्हील ऑफ बाइसाइकिल इंक्रीजेज इट्स, कहा जा रहा है कि साइकिल के पहिए में प्रयुक्त होने वाली तिलियाँ इसकी वृद्धि करती है। वो किस चीज़ की वृद्धि के लिए उसका उपयोग किया जाता है? स्पोक्स का। तो स्पोक्स में जो साइकिल में जो हम स्पोक्स यूज़ करते हैं वो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं। किसके? जड़त्व का क्षण को बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बढ़ाने का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नंबर 2 क्वेश्चन। नंबर 2 क्वेश्चन लिखा जा रहा है कि अ ट्रांसफार्मर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, एक जो ट्रांसफार्मर होता है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर जो होता है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो बताइए ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो ट्रांसफार्मर जो होता है वो आपके म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर 2 यानी पारस्परिक प्रेरण। क्या है? पारस्परिक प्रेरण यानी म्यूचुअल इंडक्शन। आपको बता दें थोड़ा सा इसके बारे में कि ट्रांसफार्मर में एक्चुअल क्या होता है कि दो आपके यहाँ पे कॉइल लगे होते हैं दोनों साइड, और इन दोनों साइड के बीच में, दोनों कॉइल के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं होता है। ट्रांसफार्मर के अंदर दोनों कॉइल के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं होता है और इस विदाउट कनेक्शन के कारण भी हमारा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है। तो वो किस कारण से फ्लो होता है? तो वो आपके म्यूचुअल इंडक्शन के कारण फ्लो होता है। आपने अगर 12th में साइंस अगर लिया होगा जो भी स्टूडेंट, तो आप सबसे पहले बात है कि जीडी के स्टूडेंट ने तो ये तो पढ़ा ही होगा, लेकिन डीबी के बारे में बता रहे हैं कि आप 12th में जब जाइएगा तो आप इसके बारे में पढ़िएगा कि म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है। आपके ट्रांसफार्मर में म्यूचुअल इंडक्शन होता है जिसमें कि दोनों आपके कॉइल के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं होता है और तभी भी क्या होता है आपका इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो ये जो ट्रांसफार्मर होता है वो आपको म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नंबर 3 क्वेश्चन। नंबर 3 क्वेश्चन में लिखा जा रहा है कि द स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज, स्काई जो होता है वो ब्लू क्यों दिखता है। तो इसका सॉल्यूशन हमने आपको, इसका आंसर इससे प्रीवियस क्वेश्चंस में दूसरा क्वेश्चन था, हालांकि ये क्वेश्चन नहीं था, लेकिन हम उस क्वेश्चन को बताते दौरान हमने आपको इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताया था। हमने आपको जब प्रीवियस वीडियोज़ या फिर कह सकते हैं कि लेक्चर नंबर 14 या फिर 13 के आसपास, हमें याद नहीं है, तो उसमें हमने आपको बताया था, जो भी स्टूडेंट ने देखा होगा तो उनको शायद जरूर याद होगा कि हमने वहाँ पे आपको बताया था कि रेड कलर को क्यों सिग्नल के तौर पे यूज किया जाता है, ठीक है। तो उसी समय हमने आपको इसके बारे में बताया था कि स्काई जो होता है वो आपका ब्लू क्यों दिखता है, ठीक है। तो स्काई जो इसके लिए हमें ब्लू दिखता है क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो ब्लू कलर होता है वो बहुत ज़्यादा स्कैटर करता है। एटमॉस्फेयर में जो ब्लू कलर होता है वो बहुत ज़्यादा स्कैटर करता है, तो इसका आंसर हमारा जो स्काई होता है वो ब्लू दिखता है। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 यानी वातावरण दूसरे की तुलना में नीला रंग अधिक बिखारती है। समझिए क्या होता है? वातावरण दूसरे की तुलना में नीला रंग अधिक बिखेरता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको बता दें कि स्कैटरिंग जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेमडा के। स्कैटरिंग जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेमडा के। लेमडा क्या है यहाँ पे? लेमडा है वेवलेंथ, और ब्लू कलर का वेवलेंथ जो होता है वो कम होता है। तो इसी वेवलेंथ कम होने के कारण जो स्कैटरिंग हो जाता है वो आपका हाई हो जाता है। जैसे आपको बता दें कि स्कैटरिंग जो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा लेमडा के, तो लेमडा ज़्यादा होगा तो स्कैटरिंग कम होगा। तो ब्लू कलर का क्या होता है? ब्लू कलर के लिए लेमडा कम होता है, स्कैटरिंग ज़्यादा होता है, इस कारण से क्या होता है हमें स्काई जो होता है वो ब्लू दिखता है, ठीक है। इसका यह रीजन होता है। सिंपल याद रखिए कि जो ब्लू कलर होता है वो ज़्यादा स्कैटर होता है एज़ कम्पेयर टू अदर कलर, ठीक है। नेक्स्ट आपका है नंबर 4 क्वेश्चन। नंबर 4 में लिखा जा रहा है कि 2 स्टोन्स ऑफ अनइक्वल मासेस आर थ्रोन वर्टिकली अप, 2 स्टोन्स जिनके अनइक्वल मासेस हैं उनको क्या किया जा रहा है? ऊपर की ओर फेंका जा रहा है विद द सेम वेलोसिटी से। तो व्हाट विल हैपन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैपन, तो इनमें से क्या होगा?
अगर दो स्टोन्स को हम जिनके अनइक्वल मासेस है उनको क्या करें हम ऊपर की तरफ फेंके तो इनमें से क्या हैपन होगा। पहला है द हेवियर मासेस विल रीच ग्रेटर हाइट, हेवियर मासेस जो होगा वो ग्रेटर हाइट रीच करेगा। लाइटर मासेस रीच ग्रेटर हाइट, जो कम मास वाला होगा वो ज़्यादा ग्रेटर हाइट रीच करेगा। बोथ विल रीचेज द सेम हाइट, दोनों सेम हाइट रीच करेगा। या फिर लिखेगा एनी ऑफ देम मे रीचेज ग्रेटर हाइट, यानी कोई भी एक जो होगा आपका वो ग्रेटर यानी ज़्यादा हाइट को आपका रीच करेगा। ठीक है, तो देखिएगा मानते हैं कि इनिशियली इस लेवल पर उसको फेंका जा रहा है, पहले बॉडी को इसका वेलोसिटी क्या है दोनों के लिए सेम ही है, दूसरे बॉडी को बोला जा रहा है वेलोसिटी क्या है सेम ही है। ठीक है, तो v2 भी v है और v1 भी क्या हमारा v है, m1 और m2 क्या है अलग अलग है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इनका जो मैक्सिमम हाइट होगा दोनों के लिए यह क्या होगा उनका मैक्सिमम हाइट। अच्छा चलिए अलग अलग मानते हैं, इनका मैक्सिमम हाइट यह होगा, इनका मैक्सिमम हाइट यह होगा। ऐसा मान लेते हैं, शुरू में हमें नहीं पता कि दोनों इक्वल है या फिर नहीं इक्वल है, ऐसा हम मान लेते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं इसका हाइट h1 होगा और इसका हाइट क्या होगा h2 होगा। ठीक है, इसका हाइट h1 होगा और इसका हाइट दूसरे का हाइट क्या होगा h2 होगा। ठीक है, ऐसा मानने में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमें नहीं पता पहले से कि हाइट इक्वल है या फिर नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या किया ऐसा माना। अब यहाँ पे आपको पता है कि जब भी मैक्सिमम हाइट पहुँचेगा तो वेलोसिटी जो क्या हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। एट द मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी क्या हो जाता है जीरो हो जाता है। ये आपको कंसेप्ट है, आपको पढ़ना है कि एट द मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी जीरो हो जाता है। क्यों जीरो होता है आप खुद से सोच सकते हैं कि अगर मैक्सिमम हाइट पे कोई ऑब्जेक्ट पहुँचेगा तो उससे ज़्यादा ऊपर तो नहीं बढ़ सकता, उससे ज़्यादा ऊपर तो नहीं बढ़ सकता ना। और एक और बात कि जब भी वो मैक्सिमम हाइट पे पहुँचेगा तो वहीं पे जाकर रुकेगा नहीं, फिर से वो नीचे आएगा ही आएगा। तो जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुँच जाएगा तो उस समय उसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा और जैसे ही वेलोसिटी जीरो होगा फिर अपोजिट डायरेक्शन की ओर उसका वेलोसिटी लगने लगेगा ड्यू टू एक्सेलरेशन जो होता है वो नीचे की तरफ लगता है इस कारण से। तो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी जीरो, फिर वेलोसिटी नीचे की ओर आ जाएगा। ठीक है, तो ये उसका मैक्सिमम हाइट पे क्या हो गया आपका v इक्वल टू जीरो हो गया। यहाँ से हम पहले वाले के लिए अगर बात करेंगे काइनेमेटिक्स के अगर फंडे को लगाएंगे, काइनेमेटिक्स के अगर फॉर्मूले को लगाएंगे तो पहले वाले के लिए क्या हो जाएगा आपका आपने पढ़ा होगा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे कि फाइनल वेलोसिटी क्या है आपका जीरो है। फाइनल वेलोसिटी क्या है आपका बताइए, तो एक सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी हमारा क्या है जीरो है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है आपका v है और एक्सेशन क्या होगा g होगा, जो कि क्या होगा नीचे की तरफ लगेगा लेकिन बढ़ी जा रहा है ऊपर की तरफ, तो ये हो जाएगा आपका माइनस जी, तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ gs। और s क्या हमारा, s है हमारा ये जो हाइट कवर किया है h1 कवर किया है, तो ये h1 हो गया इक्वल टू क्या हो गया आपका जीरो हो गया। तो यहाँ से हमें h1 का वैल्यू क्या निकल गया, h1 का वैल्यू निकलेगा v स्क्वायर अपन 2g। h1 का वैल्यू निकल गया हमें v स्क्वायर अपन 2g। सिमिलरली h2 का वैल्यू निकालेंगे तो h2 का वैल्यू क्या निकलेगा, वो निकलेगा फिर से v स्क्वायर अपन 2g। सेम बात है यहाँ पे वेलोसिटी दोनों के लिए ये वाला तो सेम ही रहेगा, इनिशियल वेलोसिटी सेम ही है, हाइट सिर्फ अलग अलग है और 2g तो सेम ही रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि h2 का वैल्यू मिल रहा है v अपन 2g, सॉरी v स्क्वायर अपन 2g, और h1 का भी वैल्यू मिल रहा है v स्क्वायर अपन 2g। तो यहाँ से देख सकते हैं कि h1 बराबर क्या है हमारा h2 है। यहाँ से हमें पता चला कि h1 बराबर हमारा h2 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, दोनों हाइट जो होंगे वो क्या होंगे आपके, दोनों बॉडी जो होंगे वो इक्वल हाइट पे ही जाएंगे। तो यहाँ से हम यहाँ पे लिख देते हैं h1 बराबर h2 हमें पता चल रहा है, तो दोनों बॉडी जो होंगे वो इक्वल हाइट पे ही रीच करेंगे। तो बोथ विल रीच दी सेम हाइट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, दोनों समान ऊंचाई तक पहुंचेंगे। ये फंडा जो है हमने आपको समझाने के लिए बताया है, यदि आपको नहीं आपको समझ में आया है तो दोबारा देखिएगा, डेफिनेट तौर पे समझ में आएगा। ठीक है, उससे भी नहीं होता है तो आप इसको याद कर लीजिए, आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, लेकिन ये जो है आपको कंसेप्ट पढ़ना है, इस कंसेप्ट पे आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस भी दे दिए जाएंगे। जीडी वाले स्टूडेंट को तो दिया ही जा सकता है सेक्शन 2 में, लेकिन सेक्शन 1 में भी ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। आपको नहीं लगता है तो आप जाइए एक बार आप सैम्पल पेपर को भी जरूर देखिए। ठीक है, हालांकि सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन हमने आपको दे दिया है, तो जाके सैम्पल पेपर के सॉल्यूशंस को कम्प्लीटली वॉच कीजिए, आपको वहाँ से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आपका है नंबर 5 क्वेश्चन। नंबर 5 क्वेश्चन में क्या लिखा जा रहा है उसको पढ़िएगा। तो नंबर 5 क्वेश्चन में लिखा जा रहा है कि द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट क्या होगा, तो सिंपल बात है, इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट क्या होता है आपका वाट होता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर देखिए, पावर इक्वल टू क्या होता है वर्क अपॉन टाइम होता है। वर्क का क्या होता है जूल होता है और टाइम का क्या होता है सेकंड होता है। तो पावर का यूनिट जो होता है वो जूल पर सेकंड होता है और इसी को क्या कहते हैं वाट के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, वाट के नाम से। चलिए नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 6 क्वेश्चन। नंबर 6 क्वेश्चन में क्या लिखा जा रहा है, तो नंबर 6 क्वेश्चन में लिखा जा रहा है, पढ़िए एक बार ध्यान से। द साइंटिस्ट हु फर्स्ट सेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स टू अ डिस्टेंस प्लेसेज, यानी कहने का मतलब है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों को सबसे पहले दूरी के स्थान पर भेजने वाला वैज्ञानिक थे, यानी सबसे डिस्टेंस प्लेसेस पे यानी दूसरे प्लेसेस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को भेजने वाला सबसे पहले कौन साइंटिस्ट थे, तो उन साइंटिस्ट का नाम था क्या, थॉमस एल्वा एडिसन। थॉमस एल्वा एडिसन ने ही क्या किया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को दूर प्लेसेस तक उन्होंने क्या किया था, पहुंचाने का पहला प्रयास किया था। उन्होंने ही सबसे पहले डिस्टेंस प्लेसेस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को भेजा था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाता है थॉमस एल्वा एडिसन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 क्या है करेक्ट है। नेक्स्ट आपका है नंबर 7 क्वेश्चन। नंबर 7 क्वेश्चन लिखा जा रहा है कि द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ जियो स्टेशनरी सेटेलाइट। कहा जा रहा है कि जियो स्टेशनरी सेटेलाइट का जो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन होता है वह क्या होता है। ठीक है, तो कोई भी जियो स्टेशनरी सेटेलाइट जो होते हैं क्या होते हैं, कोई भी जियो स्टेशनरी सेटेलाइट उनका जो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन होता है वो होता है आपका 24 आवर्स।
क्या होता है 24 घंटा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका है नंबर 8 क्वेश्चन। नंबर 8 क्वेश्चन में लिखा जा रहा है कि अ पीस ऑफ पेपर एंड ए क्रिकेट बॉल आर ड्रॉप फ्रॉम द सेम हाइट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन डू बोथ रीचेज दिस सरफेस साइमल्टेनियसली। ठीक है, कहा जा रहा है कि कागज का एक टुकड़ा और एक क्रिकेट गेंद एक ही ऊंचाई से गिराए जाते हैं। ठीक है, एक कागज का टुकड़ा और एक क्रिकेट बॉल को एक ही ऊंचाई से गिराया जा रहा है। ठीक है, सेम हाइट से नीचे गिराया जा रहा है। तो निम्नलिखित में से किस स्थिति में दोनों एक साथ सतह पर पहुंचेंगे। तो किन कंडीशंस के साथ वो दोनों, इनमें से कौन से कंडीशन ऐसा होगा जब वो दोनों एक साथ सतह पे यानी सरफेस पे पहुंचेंगे। ठीक है, तो ये मान लेते हैं आपका सरफेस है। ठीक है, उन दोनों को क्या किया जा रहा है, यहाँ से ड्रॉप किया जा रहा है। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि इनमें से किस कंडीशंस के साथ वो क्या होंगे, आपके एक साथ सरफेस पे पहुंचेंगे। ठीक है, तो पहला है दे मस्ट हैव सेम वॉल्यूम, ऐसा कोई जरूरत नहीं है कि वॉल्यूम सेम होना चाहिए। दूसरा है दे मस्ट हैव सेम डेंसिटी, सेम डेंसिटी का भी जरूरत नहीं होता है। दे मस्ट हैव सेम मासेस, मासेस का भी जरूरत नहीं होता है। क्यों जरूरत नहीं होता है, क्योंकि हमने आपको इससे प्रीवियस जो आपको प्रैक्टिस सेट्स थे, आप प्रैक्टिस सेट्स को देख लीजिएगा, याद नहीं है प्रैक्टिस सेट्स नंबर कौन सा था, उसमें हमने आपको बताया था कि जरूरी नहीं होता है कि दो बॉडी के डिफरेंट मासेस हो तो क्या होंगे आपके वो सेम टाइम में नहीं गिरेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होता है, दो बॉडी के सेम मासेस हो या फिर डिफरेंट मासेस हो, मासेस से कोई डिपेंड नहीं करता है, तभी भी बॉडी जो होगा वो आपको सेम टाइम में ही नीचे गिरेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका ऑप्शन है दे मस्ट ड्रॉप इन वैक्यूम, बिल्कुल सही बात है। यदि इन दोनों बॉडी को क्या करें, अगर हम वैक्यूम में ड्रॉप कर दे तो क्या होगा, ये दोनों जो होंगे वो एक साथ नीचे धरती पर गिरेंगे यानी सरफेस पे गिरेंगे। हमने आपको बताया था कि जब आपको बता रहे थे कि पैराशूट क्यों आपका धीरे धीरे गिरता है और किसी भी कोई अदर ऑब्जेक्ट के अनुसार, जो या फिर कह सकते हैं आप क्वेश्चन था वहाँ पे, शायद याद नहीं एग्जैक्ट क्वेश्चन, हमने वहाँ पे आपको बताया था कि पैराशूट क्यों धीरे धीरे गिरता है और आपका एक बॉल जो होता है वो तेज़ी से गिरता है। तो हमने आपको क्या बताया था कि पैराशूट जो होता है वो हाई रेसिस्टेंस कवर करता है, उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है तो वो क्या करता है, हाई रेसिस्टेंस कवर करता है, इस कारण से वो क्या होता है, वो धीरे धीरे गिरता है। तो उसी प्रकार यहाँ भी काम करता है। यदि हम क्या करें, अगर वैक्यूम ना रखें तो क्या होगा, वैक्यूम ना रखेंगे हम तब हम गिराएंगे तो क्या होगा, हमारा वो दोनों ऑब्जेक्ट क्या होंगे, अलग अलग टाइम पे गिरेंगे। लेकिन अगर वैक्यूम रहेगा तो कोई भी एयर रहेगा नहीं, तो कोई भी एयर नहीं रहेगा तो कोई भी एयर रेसिस्टेंस भी नहीं रहेगा, तो सिर्फ इस दोनों बॉडी पे जो लगने वाला फोर्स होगा वो होगा ग्रेविटी। वो क्या होगा, ग्रेविटी होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। और ग्रेविटी दोनों के लिए समान लगेगा। जब दोनों के लिए ग्रेविटी समान लगेगा तो दोनों होंगे क्या, दोनों जो होंगे वो ऑब्जेक्ट वो दोनों एक साथ ही नीचे गिरेंगे। तो इसका आंसर हो जाता है दे मस्ट ड्रॉप इन द वैक्यूम। यदि हम इनको वैक्यूम में गिराते हैं तो दोनों एक साथ नीचे गिरेंगे। आपको बता दें कि आप यूट्यूब पे जाइएगा और सर्च कर दीजिएगा कि टू ऑब्जेक्ट ड्रॉप इन वैक्यूम, तो आपको वीडियोस दिख जाएगा, आप उस वीडियोस को देखिएगा, बहुत मजा आएगा। ठीक है, आपको अच्छा लगेगा, आपको समझ में आएगा ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से। ठीक है, एक बार जाके जरूर दिखिएगा। शायद एनिमेशन वाला करके वीडियो है, एनिमेशन टाइप में है वीडियो, तो आप उसको देखिएगा, आपको समझ में आएगा, मजा आएगा। ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। ठीक है, ये एक्चुअल में एनिमेशन भी नहीं है, ये ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट किया गया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है नंबर 9 क्वेश्चन। नंबर 9 में लिखा जा रहा है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव इज टिपिकली। ठीक है, अल्ट्रासाउंड तरंग की आवृत्ति आमतौर पर होती है, यानी अल्ट्रासाउंड वेव का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो किस पे होता है, वो कैसा होता है, तो बिलो 20 किलो हर्ट्ज के आसपास होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका नंबर 10 क्वेश्चन। नंबर 10 लिखा जा रहा है कि विच टाइप ऑफ रिएक्शन प्रोड्यूस द मोस्ट हार्मफुल रेडिएशन। इनमें से कौन सा जो रिएक्शन होता है वो सबसे ज़्यादा हार्मफुल यानी कह सकते हैं कि हानिकारक विकिरण यानी आपका रेडिएशन उत्पन्न करता है। तो इसका आंसर क्या होता है, तो इसका आंसर होता है फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूजन रिएक्शन में यानी विखंडन प्रतिक्रिया में क्या होता है, आपका सबसे ज़्यादा हार्मफुल रेडिएशन वो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। किसी प्रकार का डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे आप पूछ सकते हैं। आप सभी स्टूडेंट्स को बता दें कि कोई भी डाउट रहता है तो एक बार आप खुद से गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, क्योंकि जनरल साइंस के क्वेश्चन है जनरली मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हमसे पूछिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।